दो अमेलगमेशन है या एब्जॉर्प्शन है या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, ये तीनों के नाम से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नाम कुछ भी हो। हमारा AS 14 कहता है कि ये अमेलगमेशन दो तरह का हो सकता है, या ये एब्जॉर्प्शन या ये रिकंस्ट्रक्शन दो तरह की हो सकती है इन द नेचर ऑफ परचेज, या हो सकती है इन द नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर हमने आपके साथ अभी तक नहीं किया है। हम जब बोलते हैं इन द नेचर ऑफ परचेज, तो हमने कहा कि इसके अंदर हमको तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो हमें आवश्यकता पड़ती है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन की, कि पीसी निकालनी है। दूसरी हमें आवश्यकता पड़ती है बुक्स ऑफ न्यू कंपनी की, और तीसरे में आवश्यकता पड़ती है बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी की। यानी तीन चीजों की इसके अंदर आवश्यकता होती है। परचेज कंसिडरेशन को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, नेट पेमेंट्स मेथड जो कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है, और दूसरा नेट एसेट्स मेथड जो कि हमारी सेकंड प्रेफरेंस है। हम नेट पेमेंट्स मेथड को कहां कहां पर अप्लाई करते हैं? अगर क्वेश्चन में डिटेल्स गिवन है रिगार्डिंग कौन सी पेमेंट, पेमेंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर बाय न्यू कंपनी, तो हम तब अपने पास पेमेंट मेथड लगाते हैं। तो इसका मतलब डिटेल किसकी होनी चाहिए? इन दोनों की डिटेल होनी चाहिए, तो बात करते हैं। प्रेफरेंस की डिटेल तो दी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स में अलग अलग तरीके हैं, वेरियस तरीके हैं जिसमें क्वेश्चन आपको डिटेल दे सकता है। वो क्या बता सकता है? कभी कभार तो आपको वो स्वैप रेशो बता देता है। कभी कभार तो वो स्वैप रेशो बता देता है कि साहब ये रही स्वैप रेशो। स्वैप रेशो में फिर हम अपने पास जब पीसी निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ न्यू कंपनी शेयर इशू करने हैं आउट ऑफ कितने ओल्ड कंपनी के शेयर्स हेल्ड होने चाहिए इनटू ओल्ड कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स। याद आया आपको अपने पास गुरमीत? हम इस तरह से अपने पास स्वैप रेशो को कैलकुलेट करके अपने पास अपने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन कई दफा हमारे सवालों में वैल्यूज दी होती हैं। ये कौन सी वैल्यूज हैं? या तो ये मार्केट वैल्यूज हैं या ये फेयर वैल्यूज हैं। ये हमारे पास अगर हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू भी हमारी फेयर वैल्यू होती है। अगर ये वैल्यूज है तो इससे भी आप नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या आप करते हो? आप वैल्यू ऑफ किसकी देखो? ओल्ड कंपनी की, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ किसकी? न्यू कंपनी की। रटने वाले बच्चों को दिक्कत हो सकती है, बताओ क्या? वो कहेंगे सर ऊपर तो आपने न्यू कंपनी के नंबर ऑफ शेयर इशू लिखे हैं, यहाँ ओल्ड कंपनी लिखी है। तो भाई आप मेरे ख्याल से आप ध्यान देख रहे हैं, ठीक है? रटने वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कभी तो ओल्ड ऊपर लिखते हो। मैं बहुत कॉन्सेप्ट वाइज हमने समझा रखा है कि ऐसा क्यों बना और ऐसा क्यों है। हमने आपसे कहा कि ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, बट कभी कभार क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करें, उससे भी हम लोग काम करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये केवल इक्विटी शेयर की ही वैल्यू निकाली जाती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फेयर वैल्यू देखते हैं ऑफ एसेट्स में से माइनस कर देते हैं फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी में माइनस कर देते हैं फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कौन से शेयर? इक्विटी शेयर। इससे भी हम लोग अपने पास इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। हम इंट्रिंसिक वैल्यू हर बार नहीं निकालते। कहां निकालते हैं? जहां क्वेश्चन में कहा जाता है।
जब हम अपने पास यहां पर कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी पीसी का एक फॉर्मेट है जहां पर हम लिखते हैं पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स एंड अमाउंट। क्योंकि पेमेंट जो हम करेंगे वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हो सकती है। पेमेंट कैश में भी हो सकती है, इक्विटी शेयर में हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर में हो सकती है, या किसी और फॉर्म में भी पेमेंट हो सकती है। जो वर्किंग्स है वो वर्किंग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने बताए कि इस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं। वर्किंग्स की डिटेल वहां दे दी है। दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि आप इसको इस तरह से देखते हैं। हम आमतौर पे जब यहाँ शेयर्स लिखते हैं तो लिखते हैं कि ऑफ रुपीस कितना है और साथ में बताते हैं एट रुपीस कितना है। हम ये सब बताते हैं। लेटर ऑन आपको यहाँ पर भी वो चीज़ नंबर ऑफ शेयर्स के साथ एक्सप्रेस करते हैं। कभी कभार सवाल में डिबेंचर्स का मुद्दा भी आ जाता है। डिबेंचर्स आर नॉट पार्ट ऑफ पीसी। ये पीसी का पार्ट नहीं होते हैं। डिबेंचर्स को हम पीसी के पार्ट में नहीं लेते हैं। कई बार एक्सपेंसेस की पेमेंट भी होती है, एक्सपेंसेस की पेमेंट भी होती है, ये भी दे आर नॉट पार्ट ऑफ पीसी। कई बार कोई लायबिलिटीज को भी पे करने के लिए कह देता है, लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, ये भी नहीं है पार्ट ऑफ पीसी। यानी इनको परचेज कंसिडरेशन में हम लोग अपने पास नहीं लेते हैं। दूसरे मेथड का नाम था नेट एसेट मेथड। जहां पर आप ये मेथड नहीं लगा पाते वहां पर हम एसेट्स मेथड लगाते हैं। एसेट मेथड का फॉर्मूला क्या है? सन्ड्री एसेट्स जो हमने टेक ओवर किए हैं, जो टेकन ओवर है एट एग्रीड वैल्यू, इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं? हम इसमें से माइनस कर देते हैं सन्ड्री लायबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यूज। तो क्या निकल आती है? परचेज कंसिडरेशन निकल आती है। इसके नीचे हम एक मोड भी लिखते हैं कि ये पे कैसे होगा। इन ये हो सकता है कैश में पे हो, ये हो सकता है इन प्रेफरेंस शेयर्स हो, ये हो सकता है इन इक्विटी शेयर्स हो। क्योंकि इसके अंदर आपके पास डिटेल पूरी नहीं होती है तो एक ना एक चीज बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। बैलेंसिंग फिगर कैसे? भाई इक्विटी शेयर इतना कैश है तो बाकी इतने इक्विटी शेयर होंगे, या इतने प्रेफरेंस शेयर हैं तो बाकी इतना होगा। इसमें जब एग्रीड वैल्यू निकालते हैं तो इसमें एक आइटम थी डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की एग्रीड वैल्यू को हमें ढूंढना पड़ता है कि इसकी एग्रीड वैल्यू क्या होती है। तो क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार से वो आपको बता देता है कि इसकी एग्रीड वैल्यूज कैसे है, जिसको हमने एक स्टेटमेंट के रूप में कन्वर्ट कर लिया था। हमने कहा आप ओल्ड कंपनी की जो बुक वैल्यू है, जो बुक्स में लिखी है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे रिडम्पशन की शर्तें कि रिडम्पशन की टर्म्स क्या है। ये क्वेश्चन में गिवन होंगी। मान लो कुछ भी हो सकता है, ये गिवन हो सकती है। और अगर कभी आपको एज्यूम करना पड़े, इफ आपको एज्यूम करना पड़े, तो आप इसे क्या एज्यूम करना? 100%। अगर कभी आपको एज्यूम करना पड़े तो, लेकिन ध्यान दें एज्यूम तभी करें जब आपको करना पड़े। तो अगर एज्यूम नहीं करना पड़े तो एज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही मैंने कहा ये हमेशा एग्रीड वैल्यू, इन दोनों के प्रोडक्ट को एग्रीड वैल्यू बोलते हैं। वी कॉल इट दिस इज योर एग्रीड वैल्यू। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर एग्रीड वैल्यू। फिर मैंने कहा ये वैल्यू किसके बराबर होती है? ये वैल्यू आपको हमेशा जो न्यू बुक वैल्यू है या न्यू फेस वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय इशू टर्म्स, कि जो इशू टर्म्स है इनका भी प्रोडक्ट एग्रीड वैल्यू कहलाता है। इनका भी प्रोडक्ट एग्रीड वैल्यू कहता है। और अगर कभी आपको इसे भी एज्यूम करना पड़ जाए, इफ टू बी एज्यूम्ड, तो आप उसे क्या ले लो? 100%। आमतौर पे अगर मान लीजिए उसने 3 वैल्यूज दे रखी हैं तो विल यू नीड एनी अजम्पशन? अगर मान लो इन 4 में से, अगर मान लो 1 2 3 4 में से आपको उसने 3 वैल्यू दे रखी हैं, तो डू यू नीड द 4th वन टू बी एज्यूम्ड? द आंसर इज नो। लेकिन होता क्या है, जब इसमें से 2 चीजें गायब कर देता है तो वी नीड टू अप्लाई एजम्पशन। ऐसे में हम 100% के एजम्पशंस अपने पास अप्लाई करते हैं। ये एग्रीड वैल्यू को हम लोग अपने पास परचेज कंसिडरेशन में डालते हैं और हम उसके बाद इसको यहां पर कैलकुलेट करते हैं। सन्ड्री एसेट्स को जब लिखते हैं तो इनमें कभी कभार गुडविल की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए इफ डेटा दे रखा है तो आपको इसे भी कैलकुलेट करके इंक्लूड करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में डेटा आ जाता है।
हम सन्ड्री एसेट्स में यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को नेट करके दिखा देते हैं डेटर में, क्योंकि आपको उसको अलग से रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जर्नल एंट्रीज में अलग से रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, हमको और कुछ नहीं करना होता। इस पीसी में भी हम लोग इग्नोर करते हैं। इस पीसी में क्या इग्नोर करते हैं? जो एक्सपेंसेस की पेमेंट है, जो एक्सपेंसेस की पेमेंट है, हम उसको इग्नोर करते हैं बाय न्यू कंपनी। हम बोलते हैं वो हमारा पीसी का पार्ट नहीं है, उसको भी अपने पास हम कंसिडर नहीं करते हैं। ये सारी की सारी जो कैलकुलेशंस करते हैं, इसके पीछे इसका सोर्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 यानी अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन, जिसके मुताबिक हम ये सारा काम करते हैं। रियल में यही AS 14 का पार्ट है। फिर हमने आपको बुक्स ऑफ न्यू कंपनी बताई थी, तो बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में मैंने आपको कहा सबसे पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर। किसने पैसे होती है? विद द अमाउंट ऑफ बिजनेस परचेज के लिए परचेज कंसिडरेशन। इस एंट्री में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती, ये एंट्री आपकी सबसे सिंपल होती है। फिर हम एक और भी एंट्री डालते हैं। जो अगली एंट्री आती है वो क्या है? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। हम किस पर लिखते हैं? एट एग्रीड वैल्यू। और यहां पर अगर मान लीजिए डेटर्स पे प्रोविजन बनानी है, तो हम डेटर्स को अलग दिखते हैं और उसकी प्रोविजन को अलग दिखते हैं। टू डिबेंचर होल्डर्स लिखते हैं, वो भी किस पर लिखते हैं? एग्रीड वैल्यू। इसके अलावा सन्ड्री लायबिलिटीज भी लिखते हैं, किस पर लिखते हैं? एग्रीड वैल्यू। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी लिख देते हैं एट एग्रीड वैल्यू टू बिजनेस परचेज। मेरे पास इस एंट्री में डिफरेंस आ सकता है। अगर इस एंट्री में डिफरेंस आता है तो इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। हम उस डिफरेंस को गुडविल और कैपिटल रिजर्व के नाम से बोलते हैं। कभी कभार अगर मान लीजिए हम गुडविल सीआर ढूंढते हैं विदाउट जनरल एंट्री, तो उसके लिए हम अपने पास विदाउट जनरल एंट्री गुडविल कैपिटल रिजर्व को कैसे ढूंढते हैं? हम कहते हैं पीसी पेड में से क्या माइनस कर दो? पीसी पेड में से सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, जो नेट एसेट्स हैं उनको ले लो एट एग्रीड वैल्यूज, उनको यहां पर लिख दो। मैंने कहा इन एसेट्स में डू नॉट टेक गुडविल। यहां गुडविल को ना ले। यहां गुडविल को क्यों ना ले? क्योंकि गुडविल ही तो आपने ढूंढनी है। इसका मतलब हम अपने पास बैलेंसिंग फिगर को जो बचेगा गुडविल बोलते हैं। तो कभी कभार जहां जहां मुझे मौका लगता है स्मार्ट मेथड का, वहां मैं स्मार्ट मेथड लगाता हूं, नहीं तो ये भी मेथड है। ओके। किन केसेस में स्मार्ट मेथड लगता है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। क्वेश्चन ने क्या मांगा है, मुझे कितने नंबर में कैलकुलेशन मांगी है, मैं अकॉर्डिंगली उसको करता हूं। ओके, यू कैन नॉट लर्न कि ये कब बनाना है और ये कब बनाना है, इसका कोई रूल नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। इसीलिए इस चैप्टर की हमने खूब सारी प्रैक्टिस भी की है। फिर हमने कहा हमको पेमेंट करनी पड़ती है लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू कैश, टू डिबेंचर्स, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हम इक्विटी वालों को डिबेंचर भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने डिबेंचर लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि पेमेंट इन एनी फॉर्म हो सकती है, तो एनी फॉर्म में डिबेंचर भी आ जाते हैं। तो ये हम अपने पास पीसी पे करते हैं। आई होप इसमें भी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो फर्स्ट एंट्री में और थर्ड एंट्री में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसी एंट्री में आपको कभी कभार मत्थापच्ची करनी पड़ती है। इसके अलावा हमें अपने पास यहां पर एक कॉन्ट्रा आइटम को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो कॉन्ट्रा आइटम को एलिमिनेट करने की एंट्री क्या होती है? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ये एंट्री तभी होगी अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कोई कॉन्ट्रा, तभी एंट्री होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स भी हो सकती है। तो डिबेंचर होल्डर्स को आप क्या देंगे? आप उनको नए डिबेंचर देंगे। कौन से वाले डिबेंचर देंगे? जो ये वाले डिबेंचर्स थे न्यू बुक वैल्यू के, और उसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम या डिस्काउंट आ सकता है। वो डिपेंड करता है आपके पास बेस्ड ऑन द इशू टर्म्स कि आपके पास इशू के हिसाब से ये अमाउंट कितना कितना था। इसके अलावा क्या कोई और भी एनी अदर लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन कह सकता है कि क्रेडिटर को पे करो? एक क्वेश्चन मैंने आज किया भी था जिसमें ट्रेड पेबल को क्वेश्चन ने क्या लिखा था कि आप उनको इक्विटी शेयर्स में पे कर दो। किसी क्वेश्चन 52 में था शायद, तो वहां पर आप इस तरह से भी करते हैं अपने पास। इसके अलावा हम खर्चों को भी पे करते हैं। जब हम पुरानी कंपनी के खर्चों को पे करते हैं तो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। बट ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो आपके पास ये गुडविल आई थी, इस गुडविल को इससे हम बाद में क्या कर देंगे? सेट ऑफ कर देंगे।
अब ये गुडविल और ये गुडविल जुड़ जाएगी या ये कैपिटल रिजर्व और ये गुडविल सेटअप हो जाएगा और फाइनली उनमें से एक ही चीज बचेगी। इसके अलावा क्वेश्चन में हो सकता है कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए कह रखा हो कि कोई कंपनी के खर्चे पे कर दो, या कोई अंडरराइटिंग कमीशन पे करने के लिए कह रखा हो, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं या अंडरराइटिंग कमीशन है, ये फाइनली बैलेंस शीट में कहां चले जाएंगे? दे विल बी शोन एज लॉसेस। हम उसको लॉसेस के रूप में अपने पास दिखा देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आपको फ्रेश इश्यू भी निकालने के लिए कहा जाता है, जिसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप इसको शेयर कैपिटल को भी शेयर एप्लीकेशन में डालकर और उससे अपने पास अब बाद में लेटर ऑन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभार सवाल के अंदर स्टॉक होता है जो कि दूसरी कंपनी से परचेज्ड होता है, आपस में ही परचेज्ड होता है। उस केस में मुझे अपने पास स्टॉक का वैल्यू डाउन करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं यूपी, अनरियलाइज प्रॉफिट। ये डेबिट किसे करना पड़ सकता है? पी&एल को डेबिट करना पड़ सकता है। किसके केस में? अगर न्यू कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था तो एंट्री बनती है पी&एल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। और अगर मान लीजिए ओल्ड कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था तो एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। लेकिन ध्यान ये रखना पड़ता है कि फिर से अगर आप इसे गुडविल लिखेंगे तो इस गुडविल को और इसके गुडविल को और इस गुडविल को, इन सब गुडविल को कंबाइन करेंगे या आप इसको बाद में लेटर ऑन सेटअप भी करेंगे। हमें यूपी के अमाउंट को कैलकुलेट करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यूपी का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या देखना चाहिए? स्टॉक को मल्टीप्लाई करना चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? रेट ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये रेट ऑफ प्रॉफिट कौन सा वाला होगा? कॉस्ट वाला होगा कि सेल वाला होगा? ये सेल वाला होगा। और इसमें से क्या लेस कर देना चाहिए? कई बार हम लोग रीवैल्यूएशन पहले ही कर चुके होते हैं सेकंड एंट्री में, उसका इफेक्ट आपको अपने पास एलिमिनेट करना पड़ता है कि जो ऑलरेडी कर चुके उसको हटाने के बाद हम अपने पास इस स्टॉक को डाउन करते हैं। तो वेरियस क्वेश्चंस में ये आता है, किसी में कोई चीज आता है, किसी में कोई चीज आता है। बच्चे ने पूछा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में ये लॉस के रूप में रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएंगे। ये भी अंडरराइटिंग कमीशन भी ऐसे ही डिबेंचर्स को अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो इनका भी डिस्काउंट। इसके अलावा एक एंट्री हमारे पास और होती है और उसके लिए मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर ही लिख रहा हूं। पुरानी कंपनी में अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है तो हम उसके एंट्री डालते हैं अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व में कौन सा स्टैट्यूटरी रिजर्व बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट पूछता है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व या फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व या एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। इसकी पूरी लिस्ट आपको वहां दे रखी है। या शिपिंग रिजर्व, माइनिंग रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व, कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व, इस तरह के और भी रिजर्व जिस पर एक भी सवाल आपको अभी तक देखने को नहीं मिला। इस एंट्री का यूज कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स की कंप्लायंस होती है। ये एंट्री रिवर्स हो जाती है जब हमारे पास 2-4 साल उसके जो बचे हुआ पीरियड है वो खत्म हो जाता है। ये दोनों फिगर्स भी आपके रिजर्व एंड सरप्लस में चली जाती हैं। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये भी हमारे पास कहां चली जाती है? बैलेंस शीट में चली जाती है। जब हम नई कंपनी बनाएंगे तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो होना चाहिए वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए? इसका फॉर्मेट शेड्यूल 3 का होना चाहिए। जब आप इसमें कैपिटल का नोट लिखेंगे तो इस कैपिटल के नोट के अंदर आपको एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपको नॉन कैश कंसिडरेशन में जो शेयर इश्यू किए हैं आपको उसकी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी। कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आपके पास डेटा कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि पुरानी कंपनी तो हमने टेक ओवर कर ली बट न्यू कंपनी की अपनी बैलेंस शीट नहीं होती, तो हमें कभी कभार बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाना पड़ जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है क्योंकि अधूरी बैलेंस शीट, क्योंकि आप न्यू कंपनी की एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी है और आपको पूछ ली उसने बैलेंस शीट नई कंपनी में, तो आप ऐसे में अपना एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखा देते हैं। दिस इज हमारे पास एक एस्पेक्ट होता है। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट वही है जो आपने ग्रुप 1 में पढ़ा था। इसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्मेट की आवश्यकता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसका प्रिंट आउट ले लूं क्योंकि मेरे पास ओल्ड कंपनी की जगह बिल्कुल खत्म हो गई है। मैंने ट्राई तो किया लेकिन वो खत्म हो गई जगह। अभी 1 सेकंड लगेगा जब तक ये घूम के आता है। इसके अलावा हमारे पास आता है बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी के अंदर हम लोग अपने पास जो बनाते हैं उसमें हम बनाते हैं वेरियस अकाउंट्स। तो हम स्टेप 1 पे
वेरियस लेजर्स ओपन करते हैं, जिनमें कौन कौन सा अकाउंट होता है, जिनमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, जिनके अंदर हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनता है, जिसमें हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनता है, कभी कभार कैश या बैंक भी बनता है। ये सारी आइटम्स को किस पर ट्रांसफर किया जाता है? बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाता है। नंबर 2 पर, स्टेप नंबर 2 पर, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम एक्सेस पे कर रहे हैं, अगर उनको एक्सेस पे कर रहे हैं, तो एक्सेस पेमेंट करने के लिए हम लोग उसकी जनरल एंट्री डालते हैं, जिसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसके अलावा स्टेप नंबर 3 पर हम लोग रियलाइज कर लेते हैं वो एसेट्स और वो लायबिलिटीज जो आपने टेक ओवर नहीं की हैं। अगर मान लीजिए कोई लायबिलिटी को आपने पे करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन अभी हमने 6th नंबर किया था, जिसमें लायबिलिटी थी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की और हमने पे भी की थी। इसके अलावा अगर कोई एसेट रियलाइज हो जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हम अपने पास ऐसा भी करते हैं। बाकी बेसिक फंडामेंटल रूल पार्टनरशिप के अप्लाई होते हैं। अगर कोई लायबिलिटी एसेट को टेक ओवर कर लेती है, तो उसकी नो एंट्री होती है। अगर किसी एसेट के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो उसको रियलाइज नहीं मानते। अगर कोई लायबिलिटी के बारे में लिखा नहीं है, तो उसको हम पेड मानते हैं। इसके अलावा हम खर्चों की बात करते हैं। स्टेप नंबर 4 पे हम खर्चों को भी पे करते हैं। अगर खर्चों की पेमेंट की बात करते हैं, तो खर्चों की पेमेंट की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कभी कभार इस खर्चे को रिकवर भी कर लिया जाता है। नई कंपनी हमें कुछ रिकवरी करा देती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी भी एंट्री डालते हैं। अगर मान लीजिए कोई रिकवरी है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन फॉर रिकवरी। अगर न्यू कंपनी से कोई रिकवरी है, तो आपको कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन की भी एंट्री डालनी पड़ती है। फिर स्टेप नंबर 5 पर आप इसे क्लोज कर देते हो। क्लोज करने के लिए आप न्यू कंपनी से क्या करते हो? न्यू कंपनी से रियलाइज करते हो पीसी और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो जिसको पीसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इसके अलावा आप अपने पास अगर कैश बचा हुआ है, तो कैश ट्रांसफर कर देते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस जो आएगा, उसको रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस भी ट्रांसफर कर देते हो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली कर जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट भी ऑटोमेटिकली टैली कर जाता है, यानी उसके अंदर हमारे पास कोई और चीज नहीं होती है। सवालों में कभी कभार मसाला डालने के लिए इंस्टीट्यूट क्या करता है? वो आपको इसके अंदर कुछ मसाले डालने के लिए कुछ मुद्दे और ले आता है। वो क्या करता है? वो कभी कभार तो आपको बैलेंस शीट जो दे देता है, वो ओल्ड दे देता है, पुरानी डेट की, और अमेलगमेशन करवा देता है न्यू डेट पर। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है? ऐसी स्थिति में आपको अपनी बैलेंस शीट को अपडेट करना पड़ता है। अपडेट करने के लिए आपके पास दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट मिसिंग हो सकता है या कैश मिसिंग हो सकता है। तो प्रॉफिट मिसिंग होगा तो आप अपने पास प्रॉफिट ढूंढ लेंगे, कैश मिसिंग होगा तो कैश ढूंढ लेंगे। ये पॉइंट भी हमारा वही पुराना मसाला पॉइंट है जो कि पार्टनरशिप से आया हुआ है। तो अगर आपने पार्टनरशिप कर रखी है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर रखी है तो आपको उसकी पहले प्रैक्टिस करके ही इस टॉपिक को उठाना चाहिए, क्योंकि ये वाला टॉपिक भी सारा का सारा पार्टनरशिप से उधार आया हुआ है। इसके अलावा नंबर 2 पर हमारे सवालों में कभी कभार आ जाता है कि आप डिविडेंड की पेमेंट कर दो या एसेट को रीवैल्यू कर दो, या हमारे पास बोनस निकाल दो, बोनस इशू कर दो। ध्यान देना, ये सभी पॉइंट्स हमेशा जो होते हैं ये बिफोर अमेलगमेशन होते हैं, बिफोर अमेलगमेशन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये बाद में नहीं होते, ये पहले ही होते हैं। ये इंस्टीट्यूट वाला हमेशा, जब भी इस बार के जुलाई के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था जहां पर आपने डिविडेंड पे किया था। आज भी हमने क्वेश्चन किया जहां डिविडेंड पे किया था, एसेट रीवैल्यू किया, बोनस इश्यू था। ये आपको टिप दे रहा हूं मैं आपको कॉमन सेंस नहीं टिप दे रहा हूं। ये हमेशा बिफोर अमेलगमेशन होंगे, आफ्टर वाले कभी भी नहीं होते हैं। फिर भी आज क्लास में बड़ी बहस हुई थी जिसमें बच्चे कह रहे थे आफ्टर भी तो हो सकता है, तो मैंने आपको प्रूव किया था कॉमन सेंस के हिसाब से ये आफ्टर ही होना चाहिए। और अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि आप मत्थापच्ची कम करो, हमेशा ही बिफोर अमेलगमेशन आपको ये पॉइंट्स दिए जाएंगे। ऐसा करने पे आपको इनकी जनरल एंट्रीज डालनी चाहिए जिसके लिए बुक्स बन रही हो। आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए किसकी बुक्स में ये हो रहा है, उसकी बुक्स में आपको उसकी एंट्रीज का डालना चाहिए इफेक्ट, और उसके बाद अगर मान लीजिए न्यू कंपनी है तो बैलेंस शीट में भी उसका इफेक्ट आना चाहिए। दिस वॉज माई होल डिस्कशन। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर था नहीं, यहां तक का चैप्टर आपने अभी तक कंप्लीट किया है मेरे साथ। चल सकते हैं आगे, वीडियो बंद कर देना।
if book